Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about shortage of black fungus drugs, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the sub segment health. तो सबसे पहले ब्लैक फंगस के बारे में समझते हैं. इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने पहले भी कवर किया था. अब मैंने आपको बताया था कि ब्लैक फंगस जिसका टेक्निकल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, दैट इज कॉज्ड बाय अ स्पेशल काइंड ऑफ फंजाई. आपको पता है कि 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं. वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं और तीसरे फंगस होते हैं. और ये तीनों ही हमें अलग अलग तरीके से वो हमारी बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं. तो एक तरह का फंगस है या फंजाई है म्यूकोमाइसेटिस. ये जो फंजाई है या फंगस है म्यूकोमाइसेटिस, ये जनरली सॉइल में या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो सड़े गले चीज़ें होती हैं उनमें ये फंगस मिलता है. और ये फंगस इन जनरल तो हर जगह ही है, हमारे आसपास में हर जगह है. आप समझिए तो हवा में भी है, जो आसपास में हम पानी होता है जमा होता है उसमें भी ये फंगस होता ही है. उसके अलावा अगर आप बात करें तो एयर कंडीशनर्स का जो लाइनिंग होता है या फिर रेफ्रिजरेटर्स के कोने पे जहाँ पे वो कूलिंग का प्रोसेस होता है वहाँ पे भी ये फंगस आपको मिलता है. तो पॉइंट इज़ दैट इज़ यूबिक्विटस, मतलब हर जगह ही है, लेकिन बहुत रेयरली ये हमारे बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करता है, मतलब हमें इन्फेक्ट करता है. इन जनरल ये हमारे ऊपर इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, लेकिन हाँ उन लोगों के ऊपर जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनके ऊपर ये अटैक ज़रूर कर सकता है. लेकिन एक बार अगर ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो गया तो फिर मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, मोर देन 50%. मतलब अगर एक बार ये ब्लैक फंगस हो गया तो 2 में से 1 इंसान की इन जनरल डेथ हो जाती है. ये इतना सीवियर है. तो जल्दी होता नहीं है, जल्दी फैलता नहीं है, लेकिन हो गया तो फिर मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, यानी कि बहुत खतरनाक है. अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो इसके कई सारे सिम्टम्स हैं. ये इनफैक्ट करता क्या है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनके अराउंड जाकर के चिपक जाता है और उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगता है. खासकर ये जो आँखों के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ये बहुत थिन होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं और यहाँ जाकर के सबसे ज़्यादा चिपकता है. इस कारण से आँखों के अंदर रेडनेस का बहुत ज़्यादा इसमें फीचर देखा जा सकता है, सिम्टम देखा जा सकता है. उसके अलावा ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, फेशियल पेन, स्वेलिंग, नमनेस, ये सब चीज़ें फीचर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं जो देखे जा सकते हैं इन केस ऑफ ब्लैक फंगस अटैक. अभी करंट न्यूज़ क्यों है, क्यों हम ब्लैक फंगस को पढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस या ये कहें म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस ये हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं. और आज के अखबार में सुबह आया है कि हमारे देश में अभी तक 9000 केसेस पाए गए हैं ब्लैक फंगस के. लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक जब मैं ये न्यूज़पेपर एनालिसिस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैंने देखा था तो शायद से 11000 तक पहुँच गया है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट डाटा, बट आज के न्यूज़पेपर के मॉर्निंग में 9000 था, शाम तक शायद से 11000 तक ये पहुँच गया. मतलब बहुत जल्दी हमारे देश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के केसेस बढ़ रहे हैं. और इसी कारण से कई सारे स्टेट्स ने, इंक्लूडिंग आवर ओन स्टेट आसाम ने, ब्लैक फंगस को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, एक तरह की महामारी डिक्लेयर कर दी है. ऑलरेडी कोरोना को तो एपिडेमिक डिक्लेयर किया ही जा चुका है, अब इस ब्लैक फंगस को भी डिक्लेयर कर दिया गया है. देखिए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत किसी भी बीमारी को एपिडेमिक डिक्लेयर करने से होता क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स आ जाते हैं. वो कुछ अलग अलग रेगुलेशंस रिलीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट, और उस रेगुलेशंस को, उस गाइडलाइंस को ब्रेक करने पे हमारे खिलाफ एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, लीगल एक्शंस अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी. जैसे आपको पता है कि अभी हमारे स्टेट में एक नियम है कि 12 बजे के बाद हम बाहर नहीं निकल सकते, तो दैट इज अंडर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897. If we breach this, then we will be penalized under section 188 of IPC. अलग अलग स्टेट्स में इसके केसेस मिल रहे हैं. सबसे ज़्यादा तो गुजरात में मिले हैं, और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे इसके केसेस ब्लैक फंगस के मिले हैं. अब
जरा समझते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस इतनी जल्दी से हमारे देश में बढ़ क्यों रहा है, वाई केसेस ऑफ ब्लैक फंगस आर राइजिंग। तो ब्लैक फंगस को जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो एसोसिएट करके बता रहे हैं विथ कोविड-19 इन्फेक्शन। तो हो क्या रहा है कि जिन लोगों को भी जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए हैं या फिर कोविड-19 से अब रिकवर कर गए हैं आफ्टर टेकिंग सम मेडिसिन्स, जो कोविड-19 से रिकवर कर गए हैं, उन सारे लोगों में ब्लैक फंगस के इन्फेक्शंस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो अब ज़रा समझते हैं कि क्या कारण है बिहाइंड सर्ज ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस इन्फेक्शन अमंग्स कोविड-19 पेशेंट। आखिर कोविड-19 का और ब्लैक फंगस का रिलेशन क्या है वो समझते हैं। तो कारण है अनहाइजीनिक एंड डर्टी वे ऑफ डिलीवरिंग ऑक्सीजन। इसको ध्यान से समझिए। आपको तो पता है कि जब कोविड पैंडेमिक का सेकेंड वेव आया, अभी तक तो चल ही रहा है, तो इसमें कई सारे लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ी और ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी हुई थी, जिस कारण से कई सारे लोगों की डेथ भी हुई। तो ऑक्सीजन सप्लाई को धीरे धीरे मीट किया गया। तो जो मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है पेशेंट्स को, उसमें एक ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है। मतलब उसके अंदर आप सरल शब्दों में कहिए तो उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, मतलब आप कहिए तो मॉइस्चर मिलाया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर मिलाया जाता है उसके अंदर। तो ये देखिए, इस पाइप से ऑक्सीजन आ रहा है और ऑक्सीजन को डायरेक्ट देने से पहले, पेशेंट को देने से पहले उसको थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है वेपर के फॉर्म में। तो इस तरीके का एक्टिव ह्यूमिडिफायर उसके साथ लगाया हुआ होता है ऑक्सीजन सप्लायर के साथ। ये ह्यूमिडिफायर से होता क्या है कि ऑक्सीजन जब ह्यूमिड रहता है तो हमारे जो चेस्ट के अंदर जब जाता है तो हमारे कफ को थोड़ा रिलैक्स करता है और वो रिलीज करने में मदद करता है हमारे कफ को, जो हमारे चेस्ट के अंदर का बना हुआ कफ है। अदरवाइज अगर प्लेन ऑक्सीजन डाला जाए और अगर ये लंग्स में हमारे जाएगा प्लेन ऑक्सीजन विदाउट ह्यूमिडिफिकेशन, तो हमारे कफ को और जमा देगा और उसके बाद अंदर का कफ बाहर निकलेगा नहीं और हमारे लंग्स के वॉल को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस कारण से ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस किया जाता है बिफोर सप्लाइंग मेडिकल ऑक्सीजन। लेकिन ये जो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में पानी का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत क्लीन वाटर होना चाहिए। अगर इसके अंदर गंदगी होगी तो फिर उसका नुकसान हो सकता है, उससे ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है हमें। और यही हुआ इस पर्टिकुलर केस में। ऐसा माना जा रहा है कि जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वाटर का इस्तेमाल किया गया है, दैट वाज नॉट प्रॉपरली स्टेराइल, मतलब उसको पूरी तरह से क्लीन नहीं किया गया है। दैट इज़ वाई इट हैज़ लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक फंगस। जब वो हमारे चेस्ट में गया तो उसने इन्फेक्शन कर दिया है हमारे चेस्ट के अंदर। उसके अलावा जो दूसरा कारण है क्यों कोविड-19 पेशेंट्स के अंदर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन ज़्यादा देखे जा रहे हैं, वो है एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। देखिए, जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनकी ज़्यादातर डेथ इसलिए नहीं हो रही है कि उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। कुछ पेशेंट्स की डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि उनके अंदर हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम में होता क्या है कि हमारी बॉडी एक्सेसिव रिस्पॉन्ड करती है। थोड़ी आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी हवा चली या कहीं भी डस्ट में गए तो तुरंत छींकने लगते हैं। उनका इम्यून सिस्टम जो होता है उसको हम कहेंगे हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर लेता है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातों पे ही वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। तो जिन लोगों को भी ये हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम है, होता क्या है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद उनके लंग्स में एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है और उस कारण से ऑक्सीजन सप्लाई एकाएक से कट होने लगता है उनके बॉडी में और फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं। तो ये जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम है कुछ लोगों में, उसको सप्रेस करने के लिए फिर कोविड-19 से इन्फेक्टेड पेशेंट्स के अंदर एस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल तरह के मेडिसिन्स होते हैं एस्टेरॉइड्स, जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो कोविड पेशेंट्स जिनके अंदर हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स का प्रॉब्लम है, कि उनके लंग्स के अंदर का इन्फ्लेमेशन को कम किया जाए। तो एक्चुअली इसमें किया क्या जा रहा है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा रहा है। पहले आपके अंदर हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स था उन इंसानों के अंदर जिनके अंदर एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन हो गया था चेस्ट का, तो अब उनके इम्यून सिस्टम को थोड़ा दबाया जा रहा है। तो इसी के लिए यूज किया जाता है स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड्स आर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, मतलब इम्यून को सप्रेस करने वाले ड्रग्स हैं, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाले ड्रग्स हैं। लेकिन होता क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्टेरॉइड दे देने से, एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जितना नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। और उसके बाद जब इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया तो उसके बाद कुछ इन्फेक्शन जैसे कि न्यूमोनिया या ब्लैक फंगस का शिकार हो जाते हैं लोग। तो जो लोग भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए उसके बाद या तो उन्होंने ऑक्सीजन का सप्लाई लिया
या बहुत ज़्यादा उनको डॉक्टर्स ने अगर स्टेरॉइड्स दिया, तो ये दो तरह के लोग जो हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू ब्लैक फंगस अटैक, और इन्हीं तरह के लोगों के अंदर ब्लैक फंगस अटैक के केसेस ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया साहब ने भी साफ साफ कहा है कि हाउ मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड्स इज लीडिंग टू राइज ऑफ ब्लैक फंगस अटैक्स इन इंडिया। अब ब्लैक फंगस केसेस में ये नहीं कह रहा हूं कि बस कोविड-19 के कारण ही हो रहे हैं। ब्लैक फंगस के केसेस कोविड-19 से पहले भी थे, लेकिन बहुत कम थे। रिसेंटली आफ्टर कोविड-19 देयर हैज़ बीन अ सर्ज इन ब्लैक फंगस केसेस। लेकिन अगर ब्लैक फंगस की बात की जाए तो हमारे देश में लगभग 1 लाख लोगों में 14 पीपल आर इन्फेक्टेड विथ ब्लैक फंगस अकॉर्डिंग टू अ करेंट फंगल इन्फेक्शन रिपोर्ट पब्लिश्ड रिसेंटली। और अगर इसमें भी बात की जाए तो इंडिया में ब्लैक फंगस के केसेस पहले भी, कोरोना वायरस से पहले भी ब्लैक फंगस के केसेस पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इंडिया से ही आते थे, इंडिया और पाकिस्तान से। तो जितना इंडिया में केसेज आते थे दे वर एट अबाउट 70 टाइम्स हाइयर देन रिपोर्टेड इन एनी अदर कंट्री ऑफ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। लेकिन अब कोविड-19 सर्ज के बाद तो ब्लैक फंगस के केसेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले भी थे, 1 लाख में 14 लोगों को होता था, जो कि पूरे दुनिया में हाईएस्ट था, इनफैक्ट 70 टाइम्स था ऑन एन एवरेज वर्ल्ड का। लेकिन अब तो कोविड-19 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा सर्ज देखा जा सकता है। अब ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए एक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी फंगल ड्रग्स का, जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। ये एक तरह का इंजेक्शन है जो दिया जाता है पेशेंट्स को। अभी ये एक इंजेक्शन से काम नहीं होता, ऐसा नहीं कि एक इंजेक्शन लगा दिया और ब्लैक फंगस खत्म हो जाएगा। कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक एम्फोटेरिसिन के डोजेज देने पड़ते हैं। मतलब लगभग 90 से 120 इंजेक्शंस लगाने होते हैं पेशेंट्स को, ताकि वो ब्लैक फंगस से वो पूरी तरह से रिड पा लें, मतलब दे गेट फ्री फ्रॉम ब्लैक फंगस। अब ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ट्रीटमेंट का ऑफ एम्फोटेरिसिन 90 से 120 इंजेक्शंस का, इसमें ऑन एन एवरेज 5 लाख से 8 लाख का खर्च आ जाता है। मतलब आप समझिए कि अगर ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का केस बढ़ने लगा हमारे देश में आफ्टर कोविड-19, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस इलाज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है आफ्टर कोविड-19। तो सेकेंड वेव कोरोना वायरस के उसके बाद ब्लैक फंगस इज़ गोइंग टू बी अनदर हेडेक फॉर ऑल ऑफ अस। और उसके अलावा जो कॉस्ट है वो तो हेडेक है ही है, 5 लाख से 8 लाख का खर्च है वो तो है ही। उसके अलावा दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि है ही नहीं हमारे देश में, शॉर्टेज है एम्फोटेरिसिन बी के सप्लाई का। अगर आप करंट डाटा भी देख लीजिए तो कितना ह्यूज शॉर्टेज है, इसको आप इस बेसिक कैलकुलेशन से समझ सकते हैं। अभी तक 9,000 लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है, आगे बहुत रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक तो 9,000 लोगों को हो चुका है। और हर एक पेशेंट को लगभग 100 इंजेक्शन चाहिए, 90 से 120 चाहिए, तो एवरेज मान लेते हैं 100। यानी कि टोटल अभी तक जितने लोगों को भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो चुका है उनके लिए 9 लाख हमें वैक्सीन के डोजेज, ये इंजेक्शन के डोजेज चाहिए। 9 लाख 9,000 इंटू 100 विल बी 9 lakhs when we on an average believe कि 1 patient needs 100 इंजेक्शंस। लेकिन हमारे देश में अभी 9 लाख की रिक्वायरमेंट है, और टोटल अगर सारी कंपनियों का प्रोडक्शन मिला दिया जाए एम्फोटेरिसिन बी का, तो अभी मई महीने में इट वाज 1.63 lakhs ओनली। तो अभी पे ही अगर आप 9,000 इन्फेक्शन को देख लें, तभी हम बहुत ह्यूज मार्जिन से सप्लाई की कमी है, डिमांड सप्लाई में मिसमैच है। लेकिन अगर ये ब्लैक फंगस के केसेस इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, तब तो हमारे देश में वैक्सीन की सप्लाई भी उस हिसाब, ये इंजेक्शन की सप्लाई भी उस हिसाब से नहीं है, और कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है ही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर प्रॉब्लम। कोरोना वायरस तो फिर भी ठीक हो जा रहा था, बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी सीरियस इशू अगर इसको जल्दी से जल्दी कर्ब नहीं किया गया तो। अब ब्लैक फंगस के अलावा 2 तरह के फंगस के केसेस और निकल के आ रहे हैं, वाइट फंगस एंड येलो फंगस। तो वाइट फंगस का टेक्निकल नाम है एस्परजिलोसिस, और ये वाइट फंगस जो है माना जा रहा है इट इज़ मोर डेडलियर देन ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ब्लैक फंगस ना ऊपर से दिख जाता है, वो बॉडी के ऊपर से दिख जाता है, लेकिन वाइट फंगस हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से शुरू होता है, जैसे कि हमारे टंग से शुरू हो सकता है या प्राइवेट पार्ट से शुरू होता है बॉडी के। तो इन जनरल वो स्टार्टिंग फेज में पकड़ा नहीं आता है कि वाइट फंगस का इन्फेक्शन हो रहा है। जब वो बढ़ जाता है, जब हमारे अदर इंटीरियर पार्ट्स में से लंग्स में, ब्रेन्स में या फूड पाइप को डैमेज कर देता है, तब जाकर के पता चलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए वाइट फंगस को बोला जा रहा है कि वो ज़्यादा खतरनाक है। पटना में इस तरह के कई सारे केसेस हाल फिलहाल में हैं, और वाइट फंगस के पीछे भी लो इम्यूनिटी एंड मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड्स का
कारण बताया जा रहा है। तो वाइट फंगस और ब्लैक फंगस के अलावा एक और तरह का फंगस अटैक हो सकता है, उसको कहते हैं येलो फंगस। येलो फंगस आपने भी देख रखा होगा कई दफ़ा, कभी कुछ इस तरह का घाव हो जाता है तो पस बन जाता है, कोई भी इस तरह की चोट लग गई तो अंदर से येलो कलर का जो पस बन जाता है वो होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ येलो फंगस। येलो फंगस ज़्यादा खतरनाक नहीं होता वाइट फंगस और ब्लैक फंगस की तुलना में, लेकिन हाँ कुछ सीरियस केसेस में इसमें भी ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं या फिर डेथ भी हो सकती है, लेकिन ये रिलेटिवली लेस डेंजरस है, लेस फैटल है। और ये जो येलो फंगस है दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन, ये गंदगी से होता है। अदरवाइज वाइट फंगस एंड ब्लैक फंगस इज बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज़ अबाउट इमरजेंसी यूज listing of covaxin and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड से देखते हैं इस पूरे आर्टिकल को। हमारे देश में तो आपको पता है कि 3 तरह की वैक्सीन एडमिनिस्टर की जा रही हैं कोविड-19 के अगेंस्ट। कोविशील्ड जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसके अलावा कोवैक्सीन जिसको भारत बायोटेक ने बनाया है अलॉन्ग विथ ICMR, और तीसरा है स्पुतनिक वैक्सीन जिसको गामलेया इंस्टीट्यूट ऑफ रसिया ने बनाया। अब इसको भी हमारे देश में मंगा लिया गया है और इसको भी एडमिनिस्टर किया जा रहा है अगेंस्ट कोविड-19। अभी ये जो वैक्सीन्स हैं इनको अप्रूवल किसने दिया है हमारे देश में लोगों को देने के लिए, इसका अप्रूवल कहाँ से आया? तो इसको अप्रूवल देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये हमारे देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी है मेडिकल फील्ड की। अगर कोई भी नया ट्रायल होना होता है ड्रग्स का, किसी वैक्सीन का, और फिर उसको फाइनल अप्रूवल देने का काम पूरा का पूरा इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही इन तीनों वैक्सीन को अप्रूवल दिया है हमारे देश के अंदर ताकि लोगों को ये एडमिनिस्टर कराया जाए। लेकिन ये तो हमारे देश के अंदर के अप्रूवल की बात हो गई कि इन तीनों वैक्सीन को हमारे देश के अंदर CDSCO ने बोला है कि हाँ लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात किया जाए कि कैसे अप्रूवल दिया जाता है, कौन सी ऐसी वैक्सीन होगी जो पूरे दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, तो उसका अप्रूवल आता है WHO से। अब ये जो तीनों वैक्सीन है इसको हर देश में नहीं लिया जाएगा। ये तीनों वैक्सीन जो है इंडिया में अप्रूव किया गया है, या इंडिया कोई दूसरा देश इसको अप्रूव कर दे कि हाँ हम भी इसको लेना चाहते हैं। जैसे हमने कई सारे देशों को अब सप्लाई किया है ये वैक्सीन, तो उसके पहले उन देशों के रेगुलेटर्स ने उसको अप्रूव किया होगा कि हाँ हमें ये वैक्सीन चाहिए, तो वहाँ हमने सप्लाई किया। जैसे हमारे देश के रेगुलेटर CDSCO ने अप्रूव किया कि हाँ हमें स्पुतनिक वैक्सीन चाहिए रसिया से, तो फिर हम रसिया से लेकर के आए। लेकिन ये सब इंटरनेशनल वैक्सीन नहीं कहे जाएंगे। क्यों? ये इंटरनेशनल वैक्सीन तभी कहे जाएंगे जब इनको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग देगा WHO। और एक बार इमरजेंसी यूज लिस्टिंग दे देगा WHO, मतलब एक तरह से WHO से अप्रूवल मिल जाएगा, तब जाकर के इंटरनेशनल वैक्सीन कहे जाएंगे, तब जाकर के इंटरनेशनल ये पूरे दुनिया भर में बेचे जा सकते हैं। तो ये जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है ये WHO करता है फॉर सम हेल्थ इमरजेंसी। जब उसको लगता है कि कोई एक स्पेशल ड्रग्स या मेडिसिन या वैक्सीन लाने की ज़रूरत है, जल्दी उसको अप्रूवल देने की ज़रूरत है, उस केस में इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का प्रोसीजर वो लेता है। उसमें वो क्या करते हैं कि वैक्सीन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन या कोई भी ड्रग से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं और फिर उसका वो प्रॉपर स्टडी करते हैं, रिगरस ट्रायल के बेसिस पे फिर वो अप्रूवल देते हैं। तो इसमें आप समझिए कि मुझे तो गूगल पे का ऐड याद आ गया कि जल्दी करेंगे लेकिन जल्दीबाजी नहीं, तो वही यहाँ भी करते हैं WHO को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में कि जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा रिगरस है। ये नहीं कि किसी को भी बोल देंगे कि हाँ आपका वैक्सीन ठीक है, वो प्रॉपर ट्रायल करने के बाद और बहुत तसल्ली से जब देखते हैं तभी जाकर के अप्रूवल देते हैं, यानी कि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में उसका नाम डालते हैं। तो एक बार इमरजेंसी यूज लिस्टिंग हो गया तो उसके बाद उसको इंटरनेशनली उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो जरा देखते हैं कि हाउ इमरजेंसी यूज लिस्टिंग ऑफ WHO वर्क्स। इससे फ़ायदा क्या होगा, कैसे इसका इस्तेमाल होगा। तो मान लीजिए कि ये कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कोई कंपनी है, इसने जब वैक्सीन बना लिया तो अपने देश के अंदर तो अपने रेगुलेटर को दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन ने वैक्सीन बना लिया, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बना लिया, तो CDSCO से अप्रूवल लेकर के देश में दिलवाने लगे। अब इसको पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट कराना है तो इसको WHO के पास अप्लाई करना होगा फॉर इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, और WHO ने अगर अप्रूव कर दिया तो उसके बाद
ये जो कोविड वैक्सीन है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो गया। अब इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए एक तरीका है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, कोवैक्स प्लेटफॉर्म। तो कोवैक्स प्लेटफॉर्म में इस वैक्सीन को तभी बेचा जा सकता है जब इसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिल गई है फ्रॉम WHO। अब ये कोवैक्स प्लेटफॉर्म क्या है वो समझिए। दुनिया के 3 ऑर्गेनाइजेशंस, कोलिशन फॉर एपिडेमिक पार्टनरशिप इनिशिएटिव, ये इंटरनेशनल NGO है, उसके अलावा गावी फाउंडेशन, ये भी 2 इंटरनेशनल NGOs हैं जो हेल्थ फील्ड में काम करते हैं, और इन दोनों ने WHO के साथ मिल करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है, कोवैक्स प्लेटफॉर्म। ये कोवैक्स प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि जिन जिन वैक्सीन्स को WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिल गई है उन वैक्सीन्स को ये लोग खरीदेंगे कोवैक्स प्लेटफॉर्म पे, और उन वैक्सीन्स को पूरे दुनिया भर में फिर ये बंटवाएंगे थ्रू दिस कोवैक्स प्लेटफॉर्म। तो ये है पर्पस इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का। इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के बाद ही कोवैक्स प्लेटफॉर्म पे ये खरीदा जा सकता है और पूरे दुनिया में बटेगा। अब पूरे दुनिया भर में जो देश हैं अंडर कोवैक्स प्लेटफॉर्म, उनको 2 पार्ट में बांटा गया है। इनफैक्ट 3 तरह के देश हैं। एक, जिन्होंने कोवैक्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है, तो दे आर नॉन मेंबर कंट्रीज, उनकी बात तो अलग है। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया है वो 2 तरह के कंट्रीज हैं, कुछ रिच कंट्री हैं, कुछ पुअर कंट्री हैं। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है उनमें से कुछ ऐसे कंट्री हैं जो रिच हैं, उनको ये वैक्सीन मार्केट रेट पे मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं, उनको ये वैक्सीन मार्केट रेट पे मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप रेड कलर से देख सकते हैं, इन कंट्रीज को बोला गया है एडवांस मार्केट कमिटमेंट। तो इन सारे कंट्रीज को कोवैक्स प्लेटफॉर्म से जो वैक्सीन मिलेगा वो थोड़ा सस्ते दाम पे मिलेगा, थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा थ्रू दिस कोवैक्स प्लेटफॉर्म। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। ये मैप है कोवैक्स का मैप, ये थोड़ा पुराना है। हाल फिलहाल में बिडेन के बाद, बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब अमेरिका ने भी कोवैक्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया। मतलब कोवैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अमेरिका अपने लिए वैक्सीन खरीदेगा। अपने देश में तो बना ही रहा है, प्लस वो कोवैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी वैक्सीन खरीदेगा। लेकिन जो रिच कंट्री हैं वो अपना पैसा पूरा देंगे और जो मार्केट रेट है उससे खरीद के ले आएंगे। जो रिलेटिवली गरीब देश हैं उनको AMC में रखा गया, एडवांस मार्केट कमिटमेंट में, मतलब उनको थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे सस्ते दाम पे वैक्सीन मिलेगी। इंडिया जो है वो AMC कंट्री है अंडर दिस कोवैक्स प्लेटफॉर्म। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसी वैक्सीन है पूरे दुनिया भर में जिसको WHO ने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम उनका दर्ज करा दिया। तो सबसे पहली वैक्सीन थी फाइजर वैक्सीन, जिसको BioNTech ने US की बनाया था। इसको सबसे पहले इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाला गया WHO ऑन 31 दिसंबर 2020। फिर एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिल करके जो वैक्सीन बनाया था उसको इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाला गया। अब ये जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिल करके टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, इसको 2 जगहों पे इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। एक तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में, वहाँ की एक कंपनी है SK Bio, वो प्रोड्यूस कर रही है। और इंडिया में तो आपको पता ही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की जो कंपनी है वो प्रोड्यूस कर रही है। इसका इंडिया में इसका नाम है कोविशील्ड। इन दोनों को ही इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम इनका डाला गया है बाय WHO, और ये इमरजेंसी यूज लिस्टिंग इनको मिली थी ऑन 15 फरवरी 2021। तो मेन टेक्नोलॉजी तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वाली है, उसको जब इंडिया में बेचा जा रहा है तो कोविशील्ड के ब्रांड से बेचा जा रहा है, और SK Bio कंपनी ने इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया में बनाया है। इन दोनों, इसको मिली है 15 फरवरी को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग। उसके अलावा जॉनसन का वैक्सीन जो US में बना है उसको भी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम डाल दिया गया ऑन 12 मार्च। और हाल फिलहाल में इस मई महीने में ही 7 या 8 महीने को चाइना की जो वैक्सीन है साइनोफार्म, उसको भी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम डाल दिया गया है। ये जो करंट न्यूज़ है दैट इज रिगार्डिंग कोवैक्सीन ऑफ इंडिया डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। अब इसने भी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक इसको भी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में इसका नाम डाल दिया जाएगा। अभी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम डलाने से फ़ायदा क्या होगा? इससे होगा क्या कि पूरे दुनिया भर में जो सप्लाई है वैक्सीन का वो इम्प्रूव हो जाएगा थ्रू कोवैक्स प्लेटफॉर्म। जितने ज़्यादा वैक्सीन यहाँ पे आएंगे उतना बेहतर सप्लाई होगा कोविड-19 वैक्सीन का पूरे दुनिया भर में। अदरवाइज गरीब देशों को तो कभी मिल ही नहीं पाएगा कोरोना वायरस का वैक्सीन। उसके अलावा अगर किसी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम डाल दिया गया है जिनका, तो फिर अलग अलग देशों में उनका रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस आसान हो जाएगा। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है ये समझिए कि फाइजर वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नाम डाल के, तो नेचुरली इंडिया में तो उसको अप्रूव कर ही देना चाहिए, CDSCO को तो उसको अप्रूव कर ही देना चाहिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेडाइट देयर ओन रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। अब जब WHO ने अप्रूव कर दिया तो हमें क्या टेंशन है, हम भी अप्रूव कर देंगे, हम भी वो फाइजर वैक्सीन मंगा लेते हैं।
तब आपके मन में सवाल आएगा, सर तो हम फाइजर क्यों नहीं मंगा रहे हैं? क्योंकि फाइजर मंगाने के लिए थोड़े से हमें अपने लॉजिस्टिक्स को स्ट्रेंथन करना होगा। फाइजर वैक्सीन -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होकर के रखा जाना है, जो हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है। अदरवाइज WHO ने अप्रूव कर दिया तो हम भी जल्दी मंगा ही लेते, बट हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उसके अलावा WHO द्वारा जो वैक्सीन इनलिस्टेड है, उससे ये भी फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में बात चल रही है कि पूरे दुनिया भर में जब ट्रैवल सर्विसेज स्टार्ट होंगे तो उसमें वीज़ा जो दिया जाएगा दैट विल बी गिवन ओनली व्हेन यू आर एडमिनिस्टर्ड विथ द वैक्सीन्स हैविंग इमरजेंसी यूज लिस्टिंग ऑफ WHO। ये नहीं कि कोई भी वैक्सीन लगा के ले आए, अपने घर में वैक्सीन लगा लिए, कुछ भी बना करके वो बोले कि हाँ हाँ हम वैक्सीन ले चुके हैं, फिर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा तभी मिलेगा, ऐसे प्लानिंग चल रही है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये प्लानिंग चल रही है कि WHO द्वारा जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग वाले वैक्सीन हैं वो जब आपने ले रखा होगा, पूरे डोजेज ले रखे होंगे, तभी जा करके आपको फ्यूचर में वीज़ा मिलेगा। तो ये फ़ायदा है इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का। ये पूरे दुनिया भर में ऑथेंटिसिटी बढ़ा रहा है रिगार्डिंग कोरोना वायरस वैक्सीन। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from National Segment. It is about new CBI director. This topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो करंट न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। सुबोध कुमार जायसवाल जी को, जो 1985 के IPS ऑफिसर हैं, 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं फ्रॉम महाराष्ट्र कैडर, उनको नया CBI डायरेक्टर बना दिया गया है। CBI के बारे में ज़रा समझते हैं। CBI आपको पता ही है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है रिगार्डिंग करप्शन। तो CBI को बनाया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सांथनम कमिटी। सांथनम कमेटी 1964 में बनाया गया था भारत सरकार द्वारा टू रिकमेंड ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कि बताइए सांथनम साहब करप्शन कैसे कम किया जाए। तो फिर सांथनम कमेटी का रिकमेंडेशन पे CBI बनाया गया था। मतलब सांथनम कमेटी ने कहा कि एक स्पेशल बॉडी बनाई जानी चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन करे, और उसके बाद फिर जो पुलिस से अलग होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद इन सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CBI को बनाया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, लेकिन ध्यान रखना कि बाद में CBI को ट्रांसफर कर दिया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो नाउ CBI इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। अब CBI जो है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई कानून नहीं बनाया गया इस बॉडी को बनाने से पहले। तो दिस CBI हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एज यू कैन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑर्डर से ये CBI बन गया। सो इट इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन CBI के जो पावर्स हैं इट कम्स फ्रॉम अ एक्ट नोन एज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो ये क्या है जरा समझिए। अंग्रेजों के टाइम में ही 1946 में ही एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ला करके एक स्पेशल पुलिस बनाया गया था, जिसका काम था कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना। तो बाद में उसी कानून में जो पावर्स दिए गए थे स्पेशल पुलिस को, वो पावर्स दे दिए गए CBI को। तो मतलब ये है कि CBI को किसी कानून से नहीं बनाया गया, इसलिए CBI इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन CBI को जो पावर्स मिलते हैं दैट कम्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर लॉ, दैट इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। अब इस CBI के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्रोसेस भी समझ लेते हैं। तो पहले तो सीधा सीधा भारत सरकार अपॉइंट कर देती थी CBI के डायरेक्टर को, लेकिन फिर हुआ क्या कि CBI के जो डायरेक्टर्स थे उनका मतलब फंक्शनिंग पे बहुत सारा क्वेश्चन उठने लगा। इनफैक्ट पूरे CBI पे क्वेश्चन उठने लगा कि इसमें बहुत सारा, आप समझिए कि CBI वर्क्स अंडर ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने CBI को एक टाइम केज्ड पैरेट कहा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो CBI इट इज ए केज्ड पैरेट एंड इट स्पीक्स इट्स मास्टर्स वॉइस। जो इनके बॉस लोग कहते हैं, मतलब जो सरकार है वो कहती है, वही ये लोग बोलते हैं। मतलब CBI वॉज अक्यूज्ड फॉर एक्सेसिव political interference and working according to the political guidance not in free and impartial manner। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ऐसा कहा कि CBI is a caged parrot। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि CBI का जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो इम्पार्शियल तरीके से होना चाहिए। तो इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन से पहले जो CBI के डायरेक्टर थे वो सीधे सीधे सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 में के हिसाब से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड किया गया और CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रोसेस थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाया गया। इसमें क्या बोला गया कि अब CBI को सरकार अपॉइंट करेगी बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। तो सरकार अपना डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी, एक कमिटी बनाई गई और उस कमिटी के बेसिस के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही CBI के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। और वो जो कमिटी होगी इट विल हैव 3 पीपल
द प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा या फिर लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये दूसरे मेंबर होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द थर्ड मेंबर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे जज को नॉमिनेट कर सकते हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस कमिटी। तो ये 3 लोगों की कमिटी मिल करके रिकमेंड करेगी कि भाई इस इंसान को सीबीआई डायरेक्टर बनाया जाना चाहिए। जैसे इस केस में इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल जी को रिकमेंड किया है, तो उसके बेसिस पे सुबोध कुमार जायसवाल जी को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया। तो ये किया गया आफ्टर 2013 अकॉर्डिंग टू द लॉस लोकपालन लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013, जिसके बेसिस पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को अमेंड कर दिया गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया था 1997 में। ये जजमेंट भी याद रखो, कभी सीबीआई पे डायरेक्ट मेंस में सवाल आ जाए तो। विनीत नारायण केस में इन 1997 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सीबीआई के डायरेक्टर होंगे उनको कम से कम 2 इयर्स का टेन्योर दिया जाए, मतलब एक बार अपॉइंटमेंट कर दिया गया तो 2 साल से पहले उनको हटाया नहीं जाना चाहिए, ताकि उनको थोड़ा सा अपनी पोजीशन को लेकर के उनके मन में सिक्योरिटी आए और वो फ्री एंड फेयर मैनर में, इम्पार्शियल मैनर में, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर पाएं। तो कभी भी सीबीआई पे सवाल आ जाए तो 2013 सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट ऑफ केस्ड पैरेट वो लिख देना, विनीत नारायण केस 1997 2 ईयर टेन्योर ये जरूर लिखना। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from culture segment. It is about Vesak or Budh Purnima. This topic is important from our syllabus paper to culture, especially from the festivals point of view. तो वैसाख, ये वैसाख is considered to be the most sacred day for Buddhists around the world. इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत सैक्रेड इसलिए माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन बुद्धा का जन्म हुआ, इसी दिन उनको इनलाइटनमेंट यानी कि निर्वाण मिला, इसी दिन उनका डेथ यानी कि महापरिनिर्वाण भी उनका इसी दिन हुआ, तो सेम डे। और जो वैसाख का दिन है दैट फॉल्स ऑन फुल मून डे, दैट इज ऑन पूर्णिमा इन द मंथ ऑफ मई। तो मई महीने के किसी पूर्णिमा के दिन यानी कि जिस दिन फुल मून होता है उस दिन ही वैसाख या फिर बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। जो आज का दिन है, आज का मई महीना अभी चल रहा है और उसमें आज पूर्णिमा का दिन है, फुल मून डे है। इस दिन को, वैसाख को, यूनाइटेड नेशन ने भी इंटरनेशनल डे की तरह रिकॉग्नाइज किया इन 1999 इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धा फॉर ह्यूमैनिटी। बुद्धा ने ह्यूमैनिटी के लिए जो बातें बताई हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग आपने पढ़ रखा होगा, मिडिल पाथ, गोल्डन मीन, ये सब चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ग्रेट टीचिंग्स फ्रॉम बुद्धा दैट विल कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट इवन फॉर सेंचुरीज टू कम। तो इस कारण से बुद्धा की कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने के लिए फिर यूनाइटेड नेशन ने इस डे को रिकॉग्नाइज किया। आज का दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, यानी कि आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा मतलब फुल मून। तो लेकिन आज का जो फुल मून है ये एक तरह से और भी स्पेशल है क्योंकि ये फुल मून के अलावा सुपर मून भी है, क्योंकि आज के दिन द मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ, तो सबसे बड़ा मून दिख रहा है। आज टाइम के कॉन्स्टेंट के कारण मैं फुल मून और सुपर मून का कॉन्सेप्ट नहीं ले पाया पूरी तरह से, तो इसको मैं डिस्कस करना चाहता था, बट टुडे आई वॉन्ट बी डिस्कसिंग इट। जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि क्या आपको सुपर मून और फुल मून का कॉन्सेप्ट पता है। मतलब दूसरे शब्दों में मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको पूर्णिमा यानी कि फुल मून और अमावस यानी कि न्यू मून का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। उसके अलावा सुपर मून, जब मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ, ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता। अगर नहीं तो मैं इसको कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर लूँगा। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 221 to 225. Topic number 221 is about RBI data localization norms. So the entire data, payment data shall be stored in the system located only in India according to the new norm released by RBI. इसके हिसाब से except in few cases, तो एक्सेप्शन क्या है जरा देखते हैं। स्टोरेज ऑफ डाटा पर्टेनिंग टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, तो कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन वाला डाटा होगा उसमें दैट कंसिस्ट ऑफ ए फॉरेन कंपोनेंट एंड ए डोमेस्टिक कंपोनेंट, देन ए कॉपी ऑफ द डोमेस्टिक कंपोनेंट मे बी स्टोर्ड अब्रॉड एज वेल इफ रिक्वायर्ड। प्रोसेसिंग ऑफ ए पेमेंट ट्रांजेक्शन, इफ देर इज नो बार ऑन प्रोसेसिंग ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन outside India if desired so by PSOs, but however the data shall be stored only in India after processing। तो जब तक प्रोसेसिंग चल रहा है तब तक वो डाटा बाहर जा सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग के बाद वो पूरा का पूरा डाटा वापस इंडिया में स्टोर होना चाहिए। तो जो भी बैंकिंग का डाटा है वो इंडिया में ही होने चाहिए, ऐसा आरबीआई ने कहा है, एक्सेप्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। उसके अलावा आरबीआई ने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे भी डाटाज होंगे जो आरबीआई खुद टाइम टू टाइम परमिट करेगा, वो भी क्रॉस बॉर्डर या आउटसाइड स्टोर किए जा सकते हैं।
उसके अलावा ये बात याद रखना दैट द डाटा मे बी शेयर्ड विथ ओवरसीज रेगुलेटर, तो जैसे इंडिया के रेगुलेटर है आरबीआई, वैसे ही बाहर की विदेशों की रेगुलेटर के साथ डाटा शेयर किया जा सकता है अगर आरबीआई अप्रूव करे तो। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 221. टॉपिक नंबर 222 इज अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. इट इज अ लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सेविंग लाइव्स एंड चेंजिंग लाइव्स बाय डिलीवरिंग फूड असिस्टेंस across the world. It is funded entirely by voluntary donations. It was created in 1961 at the behest of US President Dwight Eisenhower. And World Food Program was in news recently because it got Nobel Peace Prize in 2020. Please attempt this question based on topic number 222. Topic number 223 is about UNICEF, who launched cryptocurrency fund. So UNICEF became the first UN organization to have a cryptocurrency fund. Now UNICEF will be able to receive, hold and disburse donation of cryptocurrencies either through the Bitcoin with help of its newly established UNICEF cryptocurrency fund. Please attempt this question based on topic number 223. Topic number 224 is about Astana Declaration. So in 1978 Astana Declaration was accepted in Kazakhstan. Astana Declaration is all about promoting primary health care across the world. Please attempt this question based on topic number 224. Topic number 225 is about United Nations Global Compact. So it is a non-binding United Nations pact to encourage business worldwide to adopt sustainable and socially responsible policies and to report their implementation. UN Global Compact is a world's largest corporate social responsibility initiative with 13,000 corporate participants and other stakeholders across 170 countries. Please attempt this question based on topic number 225. This is the answer of question number 216 to 220 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Diammonium phosphate is the most used fertilizer in India after urea. Absolutely correct. Subsidy policy on diammonium phosphate is known as controlled subsidy scheme. This is wrong. It is decontrolled subsidy scheme. So the correct answer is option A, one only. Sea of Galileo is in West Asia. So the correct answer is option A, West Asia. That's all from our side for today. Thanks for watching.